ने तो अपने यहाँ चर्चा शुरू की है पत्रकारों के लिए एक पूरी कमीशन बैठाने का, जिसमें उनके हितों की रक्षा की जा सके। खास तौर पे कोविड में हमारी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था। कोविड में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका पत्रकारों ने निभाई थी, जान पर खेलते हुए निभाई थी। कई पत्रकारों की जान भी गई उसमें, लेकिन वो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। उसके बाद हम सबको लगा कि जब केंद्र में हमारी सरकार आती है, हमें पत्रकारों के लिए विशेष तौर पे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम, ठोस कदम उठाने चाहिए। क्योंकि मजाक की अलग बात है, हम लोग आपस में एक दूसरे से मजाक कर लेते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के प्रहरी अगर कोई हैं तो पत्रकार हैं। और हमारी पार्टी में इस पे बहुत गंभीरता से सोच हुआ है और आपको 4 जून के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 जून को ही मालूम पड़ जाएगा, जैसा कि वो मैडम पूछ रही थी। हिमाचल में किसी की भी सरकार नहीं, हमारा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम 15-20 साल से आवाज उठा रहे हैं कि हिमाचल के पत्रकारों को हिमाचल सरकार पेंशन क्यों नहीं देती। जवाब मिलता है कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है वेतन। ये सभी सरकारों के, मैं एक की बात नहीं कर रहा, क्या यहाँ के पत्रकारों ने कोई गुनाह किया? मैं ये मानता हूं, आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करते हुए, कि राष्ट्रीय स्तर पे एक नीति इसमें बननी चाहिए, जिसमें एक अलग कोष होना चाहिए। राज्यों पर कई बार प्रेशर होता है, मैं मानता हूं कई राज्यों पर है प्रेशर, और वो कोष केंद्रीय सरकार के तहत आना चाहिए। पूरे देश के पत्रकारों को उसमें राहत देनी चाहिए। पेंशन उसमें एक बहुत अच्छा आइडिया है, ये होना चाहिए और हम जरूर इसके लिए कदम उठाएंगे। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी से पूछ रही है जिसने 5 साल नरसिम्हा राव जी ने गठबंधन की स्थिर सरकार दी, 5 साल एक ही प्रधानमंत्री रहा। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 टर्म्स स्थिर सरकार दी, गठबंधन की सरकार दी, और 10 के 10 साल प्रधानमंत्री एक ही रहा, 10 नहीं आए। ये एक ऐसी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जिसको गठबंधन का धर्म निभाना आता है, गठबंधन चलाना आता है, और कैसे रिश्ते निभाने चाहिए राजनीति में जनता के साथ, दूसरे दलों के साथ और अपने ही दल में बाकी नेताओं के साथ। ये अगर सीखना किसी को है तो कांग्रेस पार्टी से सीख सकते हैं। आजादी के बाद जो है कांग्रेस पहली बार सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, इसकी वजह क्या है? 329 सीटों पे लड़ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये सबसे कम है, लेकिन अगर देश को बचाने की बात आती है तो पहली मोहब्बत हमारे देश से है, पार्टी से दूसरी मोहब्बत है। पहली मोहब्बत अगर देश से है और देश को बचाने की बात आती है, संविधान को बचाने की बात आती है, तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, जो हमने हंसते हंसते किए। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़। हिमाचल ने कई सपूत दिए हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, बड़ी मजबूती से, बहादुरी से की है। उन सब का अपमान ये अग्निवीर योजना है। हमारी गारंटीज आपने देखी होंगी, यहां से, इस मंच से हमारे तमाम नेताओं ने आकर अपने न्याय पत्र के बारे में बताया होगा, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वो न्याय पत्र बनने के पीछे की जो तपस्या है उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। 4000 किलोमीटर पैदल चल के, पसीना बहा के राहुल गांधी ने सबसे संवाद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बीच बीच में उनका मार्गदर्शन करने भी आते थे। प्रियंका गांधी लगातार बार बार उनके साथ हर राज्य में आने की कोशिश की। तमाम नेता कांग्रेस के राहुल जी के साथ, उनके नेतृत्व में पूरे देश में घूमे। 4000 किलोमीटर तो वो पैदल चले और 6000 से ऊपर किलोमीटर उन्होंने और यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन यात्राओं का जो निचोड़ है वो है हमारा न्याय पत्र। इसमें देश के मन की बात छिपी हुई है, इसमें नौजवान के मन की बात है, किसान के मन की बात है, महिलाओं के मन की बात है, आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के, मध्यम वर्ग के, छोटे व्यापारियों के। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको राहुल जी ने छोड़ा हो। सबसे बात की, सबसे संवाद किया और फिर ये न्याय पत्र आया। तो ये जो तीनों भावनाएं मैंने आपको बताई, भय, गुस्सा और दुख, इन भावनाओं को अब बदलने का समय आ गया है। 1 जून को शुभ मुहूर्त है जिसमें एक बटन दबाकर पूरा हिमाचल अपनी तकदीर बदलने वाला है, पूरा देश अपनी तकदीर बदलने वाला है। आपके सवाल, हिमाचल ने की थी आपदा के वक्त, कितना पैसा मिला? 1 पैसा, 1 ढेला अगर आ गया हो
तब तो हम माने कि आप इसको अपना दूसरा या तीसरा या चौथा घर मानते हैं। आपने कुछ नहीं किया आपदा के वक्त, अकेला छोड़ दिया हिमाचल को। नए नए मुख्यमंत्री थे, नई सरकार थी कांग्रेस की, फिर भी जिस कर्मठता से हिमाचल की सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आपदा के वक्त दिन रात एक करके राहत पहुंचाने का काम किया, यहां के स्थानीय लोगों को भी, विदेशी पर्यटकों को भी पूरे विश्व में तारीफ हुई। मैं अमेरिका में से लोगों को फोन आते हैं, लोगों के यूरोप से आए, इतने प्रसन्न थे लोग कि साहब क्या सरकार आई है, हमारे पर्यटकों को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी राहत हमको उम्मीद नहीं थी कि मिल सकेगी। हमने उन्हें कहा आपने गलत सोच लिया, उम्मीद क्यों नहीं थी? ये कोई नरेंद्र मोदी थोड़े है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसी सरकार और ऐसी पार्टी जिसने हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया हो, उसके साथ आपदा के बावजूद आपने क्या करने की कोशिश की वो आप सबने देखा। संवैधानिक संकट पैदा करने की कोशिश की, हिमाचल की परंपराएं तोड़ने की कोशिश की। इसकी सजा भी राजा को मिलेगी। तो दुख मैंने आपको बताया, गुस्सा मैंने आपको बताया, और तीसरी भावना थी चिंता की, डर की। पूरे देश में एक डर की भावना है, चिंता की भावना है। क्या है वो चिंता? वो चिंता ये है कि जो आज मेरे और आपके, हम सबके जो हक हैं, हुकूक हैं, अधिकार हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा। ये हम नहीं बोलते, इन्हीं के नेता बोलते हैं। कभी अरुण गोविल जी बोलते हैं, कभी लल्लू सिंह बोलते हैं, कभी दिया कुमारी बोलती हैं, कभी ज्योति मिर्धा बोलती हैं, कभी अनंत हेगड़े बोलते हैं। इनके एक के बाद एक नेता बोलते हैं हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का अर्थ क्या है? संविधान बदलने का अर्थ है जो आपके हाथ में कैमरा है ये सब खत्म, आपके हक छीन लिए जाएंगे। हम जो यहां बैठ के खुलकर बात कर पा रहे हैं खत्म हो जाएगा। हम सब आपको जेल में मिलेंगे और आप सब, मैं डरा नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, आप सब अपनी ईएमआई के संघर्ष में जूझते रहोगे। नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मीडिया बंद हो जाएगा, क्योंकि मीडिया से नफरत इनको बहुत ज्यादा है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। हां, आजकल इंटरव्यू बहुत दे रहे हैं, एक एक चैनल को 4-4 इंटरव्यू पकड़ पकड़ के, आओ मेरा इंटरव्यू ले लो, आओ मेरा इंटरव्यू ले लो। और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू देना शुरू किया है, कपिल शर्मा कॉमेडी शो की टीआरपी गिर गई। अब सब मोदी जी का इंटरव्यू देखते हैं और हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं उस इंटरव्यू में। आप तो सुनते ही रहते होंगे वो इंटरव्यूज, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। कभी भगवान बता देंगे अपने आप को, अवतार बता देंगे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो देश में बच्चे भी सुनकर हंसते हैं। हमने बार बार आग्रह किया, नड्डा जी से आग्रह किया, अमित शाह साहब से आग्रह किया कि ये अब थक चुके हैं, इनको आराम की जरूरत है। हो सकता है इलाज की भी जरूरत हो, क्योंकि ऐसी बातें कोई समझदार आदमी नहीं कर सकता। 75 साल के प्रधानमंत्री रिटायर होने के स्थान पर कहते हैं मुझे एक बार और प्रधानमंत्री बनना, लेकिन 22 साल के नौजवान को अग्निवीर देकर 22 साल की उम्र में रिटायर करके घर बैठा देंगे। खुद 75 के हैं, रिटायर नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान को, जो देश की सुरक्षा करता है, उसको 22 या 24 की उम्र में घर बैठा देंगे। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं।